Hello everyone, welcome. Now we will study the subject Basic Principles of Radiotherapy of DRT Part Second. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने रेडियोथेरेपी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया था, रेडिएशन डिटेक्शन एंड मेजरमेंट। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं रेडियोथेरेपी में, जिसका नाम है एडवाइजरी ग्रुप्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। मेनली यहाँ पे हम बात करेंगे या फिर डिस्कस करेंगे कुछ कमेटीज़, कुछ कमीशंस, कुछ रेगुलेटरी बोर्ड, कुछ रेगुलेटरी एजेंसीज, कुछ एडवाइजरी ग्रुप्स के बारे में, जो कि आपको रेडिएशन के यूजेस के बारे में बताती हैं, आपको कंट्रोल करती हैं, कहाँ रेडिएशन प्रोटेक्शन के बारे में, रेडिएशन हजार्ड्स के बारे में। दैट मीन्स कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, ठीक है, जिनके अंडर में या फिर जिनके दिशा निर्देशानुसार हमें काम करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें हार्मफुल होती हैं वहाँ पे रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो ये कमेटीज़ देती हैं। ये आपको बताती हैं कि कितनी डोज किस पेशेंट को लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, पब्लिक की डोज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आप ऑक्यूपेशनल में कितनी रेडिएशन यूज़ कर सकते हो, इंडस्ट्री में कितनी रेडिएशन यूज़ कर सकते हो, पब्लिक में रेडिएशन कितनी यूज़ कर सकते हो। दैट मीन्स परमिशंस वगैरह, परमिट्स वगैरह, लाइसेंस वगैरह, जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो ये जो कमेटीज़ बनाई जाती हैं, दैट मीन्स कमीशंस बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ये बताते हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पे एक ग्रुप की बात नहीं हो रही है, एक ग्रुप नहीं है, कोई भी एक एजेंसी नहीं है, बहुत सारी एजेंसियाँ बनाई गई हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो उन सभी ग्रुप्स और एजेंसीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे देखा जाए तो ग्रुप्स और एजेंसीज बहुत ज़्यादा है, बट अपने यहाँ पे सिलेबस में केवल मेनली 4 के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे केवल हम 4 ग्रुप्स के बारे में या फिर 4 ऐसी रेगुलेटरी एजेंसीज जो अपने सिलेबस में भी हैं और जिनका हमें पता होना भी ज़रूरी है। ऑब्वियस सी बात है, हम रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे ऊपर कौन सी एजेंसीज़ है, कौन सी कमेटीज़ है, जिनके रूल रेगुलेशन के थ्रू हमें चलना पड़ता है, उन चीज़ों के बारे में आपको फॉर्मली भी पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। तो हेयर वी विल डिस्कस मेनली अबाउट दीज 4 एडवाइजरी ग्रुप्स एंड रेगुलेटरी एजेंसीज। यहाँ पे हम इन 4 रेगुलेटरी एजेंसीज, दैट मीन्स इस टॉपिक में हम यहाँ पे 4 एजेंसीज या फिर 4 कमेटीज या फिर 4 ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है आपका आईसीआरपी। नाम आपने सुने हैं, क्योंकि जहाँ पे भी अपन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हजार्ड के बारे में डिस्कस करते हैं, रेडिएशन प्रोटेक्शन प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे हम देते हैं कि आईसीआरपी रिकमेंडेशन, एनसीआरपी रिकमेंडेशन। दैट मीन्स कि ये रूल या फिर ये चीज़ें किसने बताई है, आईसीआरपी ने बताई है। तो ये चीज़ें हमने पहले जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वहाँ पे इनके नाम जरूर डिस्कस किए थे, बट इनके बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया था कि इनको कब इस्टेब्लिश किया गया था, किसने इस्टेब्लिश किया और क्या इनका मेन रोल होता है। तो उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईसीआरपी की, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। आईसीआरपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। सेकेंड आती है आपकी एनसीआरपी, नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। थर्ड आता है एईआरबी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। और फोर्थ है आपका अनस्केयर, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कमेटी ऑन द इफेक्ट्स ऑफ एटॉमिक रेडिएशन। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको पास 4 एडवाइजरी ग्रुप या फिर रेगुलेटरी एजेंसीज के बारे में बताया है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आईसीआरपी एंड एनसीआरपी के बारे में, क्योंकि आज का जो अपना मेन टॉपिक है वो 2 है, आईसीआरपी और एनसीआरपी। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आईसीआरपी और एनसीआरपी में आपको मेन डिफरेंस कहाँ पे नज़र आ रहा है। आईसीआरपी में एक वर्ड है इंटरनेशनल और एनसीआरपी में एक वर्ड है नेशनल। कमेटी, कमीशन, दैट मीन्स एक ही चीज़ हो गई। रेडियोलॉजिकल रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, आगे की चीज़ें अगर आप मैच करना चाहते हो तो यहाँ पे सेम सेम है। दैट मीन्स 2 डिफरेंस है यहाँ पे, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। इससे आप समझ सकते हो कि जो आईसीआरपी दैट मीन्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, ये जो कमेटी है ये आपकी इंटरनेशनल लेवल पे बनाई गई है, ठीक है। और जो दूसरी है आपकी एनसीआरपी, नेशनल कमेटी ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, ये आपकी नेशनल लेवल पे है।
ठीक है। इन दोनों के अगर रूल एंड रेगुलेशंस की आप बात करते हो यहाँ पे, तो 90% आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस सिमिलर मिलेंगे। कुछ 10% डिफरेंस है जो कि एनसीईआरपी ने अपने खुद के बनाए हैं, आईसीएआरपी की रिकमेंडेशन वो नहीं मानती है, ठीक है, वो कुछ अलग है, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने बनाए थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं आईसीआरपी की। आईसीआरपी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। जैसा कि आप इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म से समझते हो, मेन चीज यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल, दैट मीन्स इसका जो लेवल है वो कौन सा रहेगा, इंटरनेशनल। कमीशन, कोई भी ग्रुप, कमेटी, उसको हम बोलते हैं रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, दैट मीन्स रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी रूल रेगुलेशन वो कौन बनाता है, आईसीआरपी बनाता है। इसका मेन एम क्या है, चाहे पब्लिक हो या फिर चाहे आपका ऑक्यूपेशनल वर्कर हो, चाहे आपके एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, ठीक है, रेडिएशन जहां जहां पे हार्मफुल इफेक्ट्स कर रही है, इन्वायरमेंट में भी रेडिएशन क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट्स करती है, ठीक है, तो दैट मीन्स इन्वायरमेंट को भी रेडिएशन प्रोटेक्शन से, रेडिएशन से बचाना, रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना, ये सारे के सारे वर्क किसके अंडर में आते हैं, आईसीआरपी के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आईसीआरपी की। अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन लिमिट्स अगेंस्ट रेडिएशन हजार्ड। जैसे कि आपको पता है कि रेडिएशन से बहुत ज़्यादा हजार्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बहुत सारे नंबर के, दैट मीन्स एक नहीं, बहुत ज़्यादा अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसीज बनाई गई हैं, ठीक है, एक एजेंसी नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेडिएशन के यहाँ पे एक एजेंसी नहीं है, कोई भी एक कमेटी नहीं है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं 4 के बारे में, इनके अलावा भी और भी कमेटी पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, बहुत सारी कमिटीज़ हैं, बहुत सारी एजेंसीज हैं, जिनका मेन प्रिंसिपल क्या होता है कि वो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देती हैं आपको। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ देती हैं किसके लिए, रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, एंड रेगुलेशन लिमिट्स, और वो लिमिट, कोई भी आपका जो रेडिएशन से हजार्ड हो रहा है, कोई भी नुकसान हो रहा है, उसके लिए वो लिमिट्स डिसाइड करती हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक आपकी आती है आईसीआरपी, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। आईसीआरपी वाज फाउंडेड इन 1928। अब अपन बात करते हैं कि आईसीआरपी कब स्टेब्लिश की गई थी, कब बनाई गई थी, कब खोजी गई थी। खोज, फाउंडेड दैट मीन्स ऐसा तो है नहीं कि ये कोई गुम हुई चीज़ है जिसको हमने खोजा। यहाँ पे फाउंडेड का मतलब है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पे, ठीक है, बनाया गया था, एक टीम बनाई गई थी, एक कमीशन बनाया गया था। 1928 में यह कमीशन बनाया गया था बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी। और किसके द्वारा बनाया गया था, पहले एक सोसाइटी थी रेडिएशन की, इंटरनेशनल लेवल पे ही थी वो, आईएसआर जिसको हम बोलते हैं, उसने इसको बनाया था। एंड वाज देन कॉल्ड इंटरनेशनल एक्सरे एंड रेडियम प्रोटेक्शन कमेटी। उसने, दैट मीन्स जब आईसीआर ने इसे बनाया था तब इसने इसे क्या नाम दिया था, इंटरनेशनल एक्सरे एंड रेडियम प्रोटेक्शन कमेटी, IXRPC। स्टार्टिंग में आईसीआर ने जब 1928 में बनाया इसे, तब इसे दूसरा नाम दिया, फिर इसका नाम चेंज किया गया था। बिकॉज पहले क्या था कि ज़्यादा रेडिएशंस का इन्वेंशन नहीं हुआ था। एक आपका नेचुरल सोर्स था रेडियम, ठीक है, उसमें से आपकी रेडियम गैस, दैट मीन्स रेडोन गैस निकलती थी। दूसरा आपका एक्सरे की ट्यूब से आप एक्सरे निकालते थे, तो वहाँ पे केवल 2 ही रेडिएशन थी। तो उन रेडिएशन के बेस पे इस कमेटी का नाम रखा गया था इंटरनेशनल एक्सरे एंड रेडियम प्रोटेक्शन कमेटी, ठीक है। बाद में जैसे जैसे नई नई रेडिएशंस खोजने लगे, तब फिर जाके इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया था ICRP, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। The work of ICRP helps to prevent cancer and other disease and effect associated with exposure to ionizing radiation and to protect the environment। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे स्टार्टिंग में इसकी फुल फॉर्म जब डिस्क्राइब की कि इसका जो मेन एम है या फिर जो मेन वर्क है वो है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना। उसके लिए उसके रूल रेगुलेशन लिमिट्स वो सारी चीज़ें डिसाइड करना किसके अंडर में आता है, आपका ICRP के अंडर में आता है। तो यही चीज़ें इन्होंने बताई कि ICRP का वर्क क्या है। द वर्क ऑफ ICRP हेल्प्स, सहायता करता है टू प्रिवेंट कैंसर। सबसे मेन जो आपकी डिजीज़ होने वाली है जो रेडिएशन हजार्ड से होती है वो कौन सी होती है, कैंसर। तो यहाँ पे इन्होंने कैंसर को नोटिफाई किया है कि कैंसर से अपने को बचाने के लिए सहायता करता है। एंड अदर डिजीज़, और भी
डिजीज जो किससे होती है, आपकी रेडिएशन से होती है, एंड इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन, दैट मीन्स आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर लगने से जो भी इफेक्ट्स होते हैं, जो भी डिजीज होती है लाइक कैंसर, इन सब से हमको यह बचाता है, एंड टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को भी बचाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ व्यूज ऑन रेडियोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज, जितने भी रेडियोलॉजिकल हेल्थ इश्यूज है उनमें ये अलग अलग प्रकार के व्यू, दैट मीन्स अपने रिकमेंडेशन, ठीक है, अपने रूल रेगुलेशन देता है। द मेन एम ऑफ आईसीआरपी बेस्ड ऑन, अब जो आईसीआरपी है, इंटरनेशनल कमीशन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन, उसका मेन एम तो अपने को पता चल गया क्या है, रेडिएशन प्रोटेक्शन, बट ये एम बेस्ड किस पे है, दैट मीन्स किन किन चीज़ों पे ये बेस्ड है, या फिर किन किन चीज़ों पे आधारित रहकर आईसीआरपी काम करता है, वो है द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर एंड इफेक्ट्स। करंट अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ रहे हो कि जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, प्रेजेंट में आपके रेडिएशन एक्सपोजर से कितने इफेक्ट्स हो रहे हैं, कितने इफेक्ट्स नहीं हो रहे, उन सब चीज़ों पे चलती है आईसीआरपी। आईसीआरपी ऐसा नहीं है कि आईसीआरपी ने जो चीज़ें एक बार दे दी वो दे दी, नहीं, जैसे जैसे आपके साइंटिफिक वैल्यूज़ के अंदर चेंजेस आएंगे, ऑब्वियस ही बात है कि अपनी जो ह्यूमन बींग्स है इनको जब रेडिएशन लगती है तो यहाँ पे क्या बनते हैं कि रेडियो रेजिस्टेंट सेल बनते जाते हैं। पहले क्या था कि जब स्टार्टिंग में रेडिएशन का इन्वेंशन हुआ था तो क्या होता, थोड़ी डोज में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते थे। अब क्या होने लगा, धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स के अंदर रेडियो रेजिस्टेंट सेल्स बनने लगी, या फिर जो सेल्स थी वो रेडियो रेजिस्टेंट होने लगी। तो यहाँ पे अब क्या है कि ज़्यादा डोज भी अगर अपने को लग जाए तो क्या होगा, कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये चीज़ें ड्यू टू जनरेशन, ठीक है, जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो आईसीआरपी पुरानी वैल्यूज़ पे काम नहीं करेगा, अभी जो करंट वैल्यूज़ है, करंट अंडरस्टैंडिंग है, करंट जो प्रैक्टिकल वैल्यूज़ आ रही हैं, करंट जो साइंस है रेडिएशन की, वो चीज़ें जो बताएगी उसी पे वो वर्क करता है। दैट मीन्स इसका जो एम है वो तो वो पूरा करेगा, लेकिन किसके बेस पे करेगा, करंट अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करेगा। वैल्यू एंड जजमेंट प्रोवाइड, करंट में जो इसको वैल्यूज़ मिलती है, करंट में जो इसको जजमेंट मिलता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये पूरा अपना एम करता है। ICRP is an independent international organization with more than 200 volunteer members from approximate 30 countries. दैट मीन्स कि आईसीआरपी एक इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर आधारित नहीं है, खुद के रूल रेगुलेशन है, खुद बनाता है, ठीक है, खुद चलाता है। दैट मीन्स ये किसी पे भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर कोई कमेटी नहीं है जो इसको फोर्स करे रूल रेगुलेशन के लिए या फिर किसी भी वर्क के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है विद मोर देन 200 वॉलेंटियर मेंबर्स, इसके अंदर 200 से ज़्यादा वॉलेंटियर मेंबर्स है, वो भी कितनी कंट्रीज से, अप्रोक्सीमेट 30 डिफरेंट कंट्रीज, 30 अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे 200 वॉलेंटियर्स इसमें अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। आईसीआरपी प्रोवाइड्स रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइंस थ्रू रिकमेंडेशन ऑन ऑक्यूपेशनल एंड पब्लिक एक्सपोजर। जैसा कि हमने बताया आईसीआरपी का मेन एम रेडिएशन प्रोटेक्शन का ही है, तो आईसीआरपी आपको क्या करेगा, आईसीआरपी प्रोवाइड्स रेडिएशन प्रोटेक्शन गाइडलाइन, रेडिएशन से बचने की जितनी भी गाइडलाइंस है वो कौन देता है आपको, आईसीआरपी देता है। थ्रू रिकमेंडेशन ऑन ऑक्यूपेशनल एंड पब्लिक एक्सपोजर, अलग अलग देगा आपको, ऑक्यूपेशनल के लिए अलग गाइडलाइंस देता है, पब्लिक एक्सपोजर के लिए अलग गाइडलाइंस देता है। सम स्टैंडर्ड डोज लिमिट्स आर प्रोवाइडेड बाई आईसीआरपी विच आर फेलोज, कुछ इसने आईसीआरपी ने डोज लिमिट्स बताई हैं, ऑक्यूपेशनल को कितनी लगनी चाहिए, पब्लिक को कितनी लगनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड प्रिंसिपल, दैट मीन्स रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड हजार्ड के अंदर डोज लिमिट लिखते हो, आपका एक प्रिंसिपल आता है कार्डिनल प्रिंसिपल, ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल में या फिर जो आपके टाइम डिस्टेंस शिल्डिंग, आपका जो अलारा प्रिंसिपल, जस्टिफिकेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डोज लिमिट, वहाँ पे जैसे आपका डोज लिमिट आता है तो आप डोज लिमिट्स के बारे में लिखते हो, वो डोज लिमिट्स वहाँ पे आप साफ साफ लिखते हो कि आईसीआरपी ने ये डोज लिमिट्स दी हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं हम, उन्हीं डोज लिमिट्स की बात कर रहे हैं जो आपने पहले पढ़ रखी हैं। दोबारा एक बार उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं कि आईसीआरपी ने कितनी डोज लिमिट्स दी हैं, और आईसीआरपी अपनी डोज लिमिट्स चेंजेस करता रहता है अकॉर्डिंग टू द करंट अंडरस्टैंडिंग। अभी मैंने आपको पहले बताया कि ये अपना एम पूरा करता है, बट ये बेस्ड किस पे रहता है, करंट अंडरस्टैंडिंग पे, करंट अफेयर पे, जो चीज़ें करंट चल रही है, दैट मीन्स साइंटिफिक वैल्यू कितनी आ रही है रेडिएशन एक्सपोजर की, साइंटिफिक कितना रेडिएशन से इफेक्ट हो रहा है, कितने हजार्ड्स हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग ये अपनी जो डोजेज होती हैं उनको घटाता रहता है, बढ़ाता रहता है, दैट मीन्स चेंजेस लाता रहता है, ठीक है। तो आईसीआरपी की जो रिकमेंडेशन डोज लिमिट्स है वो चेंज
होती रहती हैं। ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है। 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स, दैट मीन्स अलग अलग 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ में से 200 से ज़्यादा वॉलंटियर्स इसमें काम करते हैं। और इसका मेन एम होता है रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना हर चीज़ को, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आपका एनिमल हो, चाहे वो आपका इन्वायरमेंट हो। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं उसको ये बचाता है, गाइडलाइंस देता है। रूल रेगुलेशन जितने भी होते हैं वो सारे कौन देता है आपको? आईसीआरपी देता है। अब आप यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे डोज लिमिट्स के बारे में। डोज लिमिट्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, जैसा कि मेरे को पता है, उनके बारे में भी आज अपन वो कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करेंगे। ठीक है, तो अपन बात करते हैं डोज लिमिट्स की। जैसा कि डोज लिमिट में आप लोगों ने देखा था कि जो इफेक्टिव डोज आप ऑक्यूपेशनल की ले लो या फिर पब्लिक की ले लो, ठीक है, इफेक्टिव डोज यहाँ पे कम दिखाई जाती है, दैट मीन्स कम होती है कंपैरिजन टू द सिंगल पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पे आप लिखते हो लेंस ऑफ आई या फिर हैंड्स एंड फीट्स, इनकी ज़्यादा होती है और इफेक्टिव डोज कम होती है। इसके बारे में अपन मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेबल के बारे में। यहाँ पे टेबल में 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट पार्ट बॉडी पार्ट बताया इन्होंने कि किस पार्ट को कितनी रेडिएशन लगनी चाहिए या फिर मैक्सिमम कितनी लगनी चाहिए, बस इतनी ही, उससे ज़्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक ऑक्यूपेशनल और एक पब्लिक। ऑक्यूपेशनल और पब्लिक क्यों? दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल जो रेडिएशन से रिलेटेड वर्क करते हैं, रेडिएशन फील्ड में वर्क करते हैं, वो ऑक्यूपेशनल में आते हैं। पब्लिक नॉर्मल जो पब्लिक है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप जितनी भी वैल्यूज देखोगे वहाँ पे देखोगे कि पब्लिक की वैल्यू कम है कंपैरिजन टू द ऑक्यूपेशनल। ऑब्वियसली बात है कि जो ऑक्यूपेशनल जो है उसमें जो भी वर्कर है वो क्या करता है, डेली 24 आवर्स में से 8 आवर्स कहाँ रह रहा है, वो रेडिएशन फील्ड में रह रहा है। तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे क्या होगा, आपको रेडिएशन की दैट मीन्स जो डोज की लिमिट है वो ज़्यादा होगी, वो डेली उसको रेडिएशन एक्सपोजर लग रहा है यहाँ पे। बट जो पब्लिक है वो क्या है, जो वो तो जब उसको डिजीज कंडीशन होती है, जब वो डायग्नोस कराने आता है तभी उसको रेडिएशन एक्सपोजर लगती है, या फिर किसी भी लापरवाही के कारण उनको लग सकती है, तो वो चीज़ें अलग है। इस वजह से ऑक्यूपेशनल की यहाँ पे क्या होती है, डोज लिमिट्स ज़्यादा डिसाइड कर रखी है इन्होंने, ठीक है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव डोज। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मीन्स होल बॉडी की। यहाँ पे इफेक्टिव डोज का मतलब या फिर होल बॉडी का मतलब क्या है, एवरेज डोज है ये पूरी बॉडी की, ठीक है। तो ये आपकी ऑक्यूपेशनल बताई गई है कि 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर इतनी ही लगनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। अगर पब्लिक है तो 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। स्किन की 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर, पब्लिक में 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर। लेंस ऑफ आई की ऑक्यूपेशनल की है 150 मिलीसीवर्ट पर ईयर और पब्लिक की है 15 मिलीसीवर्ट पर ईयर। हैंड्स एंड फीट्स, अगर अपन एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो ऑक्यूपेशनल की है 500 मिलीसीवर्ट पर ईयर और पब्लिक की है 50 मिलीसीवर्ट पर ईयर। प्रेग्नेंट वीमेन दैट मीन्स अपन फीटस के यहाँ पे बात करें तो ऑक्यूपेशनल जो होता है, ठीक है, उसके है यहाँ पे 2 मिलीसीवर्ट इन 9th मंथ और पब्लिक को प्रोहिबिटेड रहता है। दैट मीन्स अपन जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका कभी भी एक्सरे वगैरह या फिर जो भी रेडिएशन से रिलेटेड डायग्नोसिस होते हैं वो नहीं करते, उसको रेडिएशन नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे नील है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इफेक्टिव डोज होल बॉडी की कम है जबकि स्किन की आप यहाँ पे ज़्यादा है। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने इफेक्टिव डोज की बात की है, ये होल बॉडी की डोज है। अपनी जो होल बॉडी है उसमें ऐसी सेल्स है जो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी हैं और ऐसी भी सेल्स हैं, ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जो रेडिएशन से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू कम इसलिए है यहाँ पे, अगर इसकी वैल्यू अपन ज़्यादा रख देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको अपन 150 मिलीसीवर्ट या 500 मिलीसीवर्ट रख देते हैं तो क्या होगा, ऐसे ऑर्गन या फिर ऐसी सेल जो कि 15 मिलीसीवर्ट में डैमेज हो रही थी वो क्या हो जाएंगी, आपकी डैमेज हो जाएंगी। इसी वजह से जो होल बॉडी की एवरेज डोज है वो आपकी कितनी रखी है इन्होंने आईसीआरपी ने, 20 मिलीसीवर्ट। और अगर इसके कंपैरिजन में हम बात करें जैसे कि आपकी लेंस ऑफ आई है उसकी इन्होंने कितनी रखी, 150 मिलीसीवर्ट। तो वो केवल और केवल किसकी है, लेंस की है, वहाँ पे बाकी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि लेंस कितनी, अपन बात करें ओनली लेंस की कि लेंस कितनी डोज में डैमेज होगा तो वो आपका 150 मिलीसीवर्ट में होगा। बट 20 मिलीसीवर्ट अगर होल बॉडी को लग गई तो कोई ना कोई होल बॉडी का ऑर्गन डैमेज हो सकता है, जैसे कि आपकी बोन मैरो हुई, बोन मैरो, WBC, RBC या फिर जो कि रेडियो सेंसिटिव सेल्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं। इस वजह से होल बॉडी की डोज कम है कंपेरिजन टू द पर्टिकुलर ऑर्गन। तो मेनली मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना कि होल बॉडी की कम क्यों है या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन की ज़्यादा क्यों है।
ये चीज़ें। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं यहाँ पे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा। अब अपन जैसा कि अपन ने बात कर ली फर्स्ट रेगुलेटरी एडवाइजरी एजेंसी की, जो भी है रेगुलेटरी बोर्ड है, एजेंसी है, कमेटी है, आईसीआरपी के बारे में हमने डिस्कस किया। आईसीआरपी ने जो डोज लिमिट्स दिए उनके बारे में डिस्कस किया। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे एनसीआरपी के बारे में, दैट मीन्स सेकंड जो अपनी रेगुलेटरी बोर्ड या एजेंसी है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एनसीआरपी। एनसीआरपी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमिटी ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया कि वो इंटरनेशनल लेवल कमेटी थी और ये आपकी नेशनल लेवल कमेटी है। काम वो भी रेडिएशन प्रोटेक्शन पे करती है, ठीक है, और काम ये भी किस पे करती है? रेडिएशन प्रोटेक्शन पे ही करती है। आया समझ में? अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एनसीआरपी की फॉर्म नेशनल कमेटी ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। इसको अब खोजा कब गया? दैट मीन्स फाउंड कब किया, स्टेब्लिश कब किया, बनाया कब? इन 1929, 1929 में आईसीआरपी स्टेब्लिश एनसीआरपी। एनसीआरपी को किसने बनाया? आईसीआरपी ने ही बनाया, ठीक है। विच वाज लेटर चार्टेड बाई ए कांग्रेस इन 1964 एज नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, जिसको बाद में कांग्रेस ने क्या किया? जब कांग्रेस इसको चलाते इसने कांग्रेस ने इसका नाम चेंज कर दिया था। क्या करा? नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट। 1964 में कांग्रेस ने इसका नाम चेंज करके रख दिया नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड मेजरमेंट, ठीक है। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स इसका मेन प्रॉफिट कुछ नहीं है, इसका मेन एम क्या है वो बात करते हैं अपन यहाँ पे। प्रॉफिट इसका कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं लेना इस कमीशंस को, कमिटीज़ को। इनका मेन जो यहाँ पे एम होता है वो होता है केवल और केवल इन्वायरमेंट को, ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को रेडिएशन से बचाना। फर्स्ट इसका जो एम दैट मीन्स ये जिस एम पे काम करती है वो किससे बेस्ड करती है? यहाँ पे है कलेक्ट, एनालाइज एंड डिस्क्राइब द डोज लिमिट। इसका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है कि जितनी भी डोज लिमिट्स हैं, ठीक है, कलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल जो आपके ये डोज लिमिट्स इन्होंने डिसाइड किए आईसीआरपी ने, ठीक है, इनके बारे में पता कौन करेगा कि किस ह्यूमन को कितनी लगी है, नहीं लगी, उन चीज़ों के बारे में कलेक्ट करना, ठीक है। फिर उनको एनालाइज करना दैट मीन्स ये डोज लिमिट को पार कर गया या फिर नहीं कर गया, और फिर उनके बारे में डिस्क्राइब करना उनको, ठीक है। तो ये काम किसका होगा? अपना आई दैट मीन्स एनसीआरपी का। फॉर एग्जांपल आपके पास जो आपके फिल्म बैच है, ठीक है, या फिर आपके जो टीएलडी हैं, जो रेडिएशन मॉनिटरिंग डिवाइसेज हैं आपकी, जब आपको डोज में लग जाती है तो ये जो डोजेज दैट मीन्स ये जब रिकॉर्ड इनका जाता है तो वो डायरेक्ट तो आईसीआरपी में नहीं जाएगा ना, पहले जो आपके नेशनल लेवल की या फिर उससे पहले जो आपकी स्टेट लेवल की जो एजेंसी होंगी वहाँ पे जाएगा। सबसे पहले स्टेट लेवल की एजेंसी पे जाएगा, फिर स्टेट लेवल की एजेंसी से वो नेशनल की लेवल की एजेंसी पे जाएगा, देन वो इंटरनेशनल पे जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पे बात करें नेशनल की, तो इसका काम क्या है कि इन डोजेज को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और फिर डिस्क्राइब करना। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड रिकमेंडेशन अबाउट द, अब क्या करता है ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किससे रिलेटेड? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, रेडिएशन से बचने के रिगार्डिंग या फिर रिकमेंडेशन जो भी गाइडलाइंस है वो आपको जारी करेगा। रेडिएशन मेजरमेंट क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स, रेडिएशन जो आप मेज़र कर रहे हो वहाँ पे तो उसके लिए क्या क्या क्वांटिटीज़ काम में लेनी चाहिए, क्या क्या राशियाँ, क्या क्या यूनिट्स होनी चाहिए। दैट मीन्स जो आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे एब्जॉर्ब डोज, इफेक्टिव डोज, मिली सीवर्ट, ग्रे, जो भी यूनिट्स है, जो भी क्वांटिटीज़ है, उनके बारे में रिकमेंडेशन आपको कौन करता है? एनसीआरपी करता है। और रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए जितने भी अगेंस्ट इसकी गाइडलाइंस है वो कौन जारी करता है? एनसीआरपी करता है। अपन यहाँ पे नेशनल लेवल की बात करें, काम दोनों का सेम रहेगा, ये नेशनल लेवल पे करेगा और आईसीआरपी इंटरनेशनल लेवल पे करेगा, ठीक है। It provide a means by which organization concerned with scientific and related aspects of radiation protection and of radiation quantities and units। जैसा कि हमने आईसीआरपी में भी डिस्कस किया कि वो जो अपना एम पूरा करता है वो किसके बेस पे करता है? साइंटिफिक रिकमेंडेशन जो करंट
अंडरस्टैंडिंग चल रही है उसी के बेस पे एनसीईआरपी भी वही करता है, करंट अंडरस्टैंडिंग के बेस पे करता है। उसी चीज़ को यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब किया। इट प्रोवाइड अ मीन्स by which organization concerned with scientific and related aspects of the radiation protection and of radiation quantities and units, जो भी रेडिएशन की क्वांटिटीज़ है, जो भी रेडिएशन की यूनिट्स है, जो भी रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए साइंटिफिक आपके एस्पेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड रिकमेंडेशन आपको एनसीईआरपी प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इट डेवलप बेसिक कंसेप्ट अबाउट रेडिएशन क्वांटिटीज, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दीज कंसेप्ट रिगार्डिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन। सबसे पहली बात तो कि ये आपको क्या बताता है, कंसेप्ट्स बताता है किसके, रेडिएशन क्वांटिटी, यूनिट्स, मेजरमेंट्स, इन सब के। फिर उसके बाद में उनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है, दैट मीन्स ऑक्यूपेशनल पे कितना यूज़ करना है, पब्लिक पे कितना यूज़ करना है, इंडस्ट्रीज़ में कितना यूज़ करना है, मेडिकल में कितना यूज़ करना है। ठीक है। ऑब्वियसली बात है, रेडिएशन आपकी इंडस्ट्रियल भी यूज़ की जाती है, मेडिकल फील्ड में भी यूज़ की जाती है। तो दैट मीन्स इंडस्ट्रियल फील्ड में कितनी यूज़ करनी है, वहाँ पे भी डोज लिमिट्स होती हैं, हर चीज़ें होती है वहाँ पे, तो वो भी ये डिसाइड करता है। और मेडिकल फील्ड में कितना होना चाहिए वो भी ये डिसाइड करता है। ठीक है। इट वर्क्स कोऑपरेटिवली विद आईसीआरपी एंड अदर एजेंसीज। ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं करता है। आईसीआरपी आपका क्या कर रहा था, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा था, बट इट वर्क्स कोऑपरेटिवली। ये आईसीआरपी और अदर एजेंसीज के साथ में मिलके वर्क करता है। ठीक है। एनसीईआरपी रिवाइज द मेजरमेंट ऑफ आईसीआरपी एंड एक्सप्लेन देम। एनसीईआरपी ने क्या किया, जो आईसीआरपी ने रिकमेंडेशन दिया था, दैट मीन्स जो अभी अपन ने टेबल यहाँ पे डिस्कस की थी, उसको आईसीआरपी ने रिवाइज कर दिया। दैट मीन्स एनसीईआरपी ने उसको रिवाइज कर दिया था, उसमें कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है। तो वो चेंजेस क्या है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे ख़त्म होती हैं, आईसीआरपी और एनसीईआरपी। आईसीआरपी एक इंटरनेशनल लेवल की रेडिएशन प्रोटेक्शन की कमेटी है और एनसीईआरपी आपकी नेशनल लेवल की रेडिएशन प्रोटेक्शन की कमीशन है। एनसीईआरपी को आईसीआरपी ने इस्टेब्लिश किया था और आईसीआरपी है उसको 1928 में आईएसआर ने इस्टेब्लिश किया था। ठीक है। दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे दो वर्ड का ही है, एक इंटरनेशनल और एक नेशनल। बाकी दोनों का काम यहाँ पे सेम होता है। आईसीआरपी आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, बट एनसीईआरपी कोऑपरेटिवली वर्क करता है विद आईसीआरपी एंड अदर एजेंसीज, दूसरी एजेंसीज और आईसीआरपी के साथ में। ठीक है। अब अपन बात करते हैं उस टेबल की कि उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो मेनली देखा जाए वहाँ पे दो चेंजेस थे। एक तो इफेक्टिव डोज, जो इफेक्टिव डोज यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थी वो आपकी 20 थी अकॉर्डिंग टू द आईसीआरपी, बट एनसीईआरपी ने इसको बढ़ा के 50 मिलीसीवर्ट कर दिया। और दूसरा जो था यहाँ पे प्रेग्नेंट वीमेन का, ठीक है, वो यहाँ पे 2 मिलीसीवर्ट थी ऑक्यूपेशनल की, बट इसको एनसीईआरपी ने इंक्रीज करके कितना किया, 5 मिलीसीवर्ट इन 9th मंथ। और एक और यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि एक मंथ में कितनी लगनी चाहिए, यहाँ पे 0.5 मिलीसीवर्ट ही लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। एजुकेशन ट्रेनिंग, इन्होंने एक चीज़ और, जो आप एजुकेशनल दैट मीन्स जो आपकी यहाँ पे ये जो चीज़ें रेडिएशन जो आपका डिपार्टमेंट है, रेडिएशन डिपार्टमेंट में जब अपन एजुकेशनल ट्रेनिंग करते हैं तो उसके टाइम पीरियड में आपको कितनी रेडिएशन लगनी चाहिए, वो आपकी है 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। ये मेनली 3 चेंजेस यहाँ पे एनसीईआरपी ने किए थे आईसीआरपी के चार्ट में, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आज का अपना लेक्चर खत्म होता है। 2 चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, आईसीआरपी और एनसीईआरपी। नेक्स्ट अपने 2 जो रेगुलेटरी एडवाइजरी एजेंसीज और ग्रुप्स बचे हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। और आगे भी इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो।